हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम लेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पार्ट 2। इस सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म क्यों लाए गए थे। साथ ही हमने जाने थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको एक बार देख लें ताकि कंटिन्यूटी में ये टॉपिक आपको समझ में आ सके। इस लेक्चर में सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंट्रल लेवल पर इस एक्ट ने क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए। सबसे पहले आता है वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल। इस एक्ट में भी गवर्नर जनरल को चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी बनाया गया था। और जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इस एक्ट ने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को दो लिस्ट में डिवाइड कर दिया था, सेंट्रल लिस्ट एज वेल एज प्रोविंशियल लिस्ट। एक्ट ऑफ 1919 ने प्रोवाइड किया वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 8 मेंबर होंगे जिनमें से कि 3 इंडियंस होंगे। इससे पहले हमने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स वाले लेक्चर में आपको बताया था कि वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1 इंडियन मेंबर को ऐड किया गया था। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में वो संख्या 1 को बढ़ाकर 3 कर दी गई। गवर्नर जनरल को फुल कंट्रोल दिया गया था ऑन द रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स ऑफ द प्रोविंसेस। इसी के साथ गवर्नर जनरल रिस्टोर कर सकते थे कट इन ग्रांट्स, सर्टिफाई कर सकते थे उन बिल्स को भी जो सेंट्रल लेजिस्लेचर रिजेक्ट कर दे, और इशू कर सकते थे ऑर्डिनेंसेस। यहाँ पे इस प्रोविज़न पे ज़रूर ध्यान दें कि सेंट्रल लेजिस्लेचर द्वारा जो भी बिल रिजेक्ट किए जाएंगे उसको गवर्नर जनरल रिस्टोर कर सकता था। इस प्रोविज़न का स्वराजिस्ट के अगेंस्ट गवर्नर जनरल ने कई बार इस्तेमाल किया, क्योंकि जब भी स्वराज पार्टी के लीडर्स ने किसी भी बिल को रिजेक्ट करा तब उसको सेंट्रल लेवल पर गवर्नर जनरल ने पास कर दिया, और ये पावर दी गई थी इन द एक्ट ऑफ 1919। आइए अब देखते हैं क्या चेंजेस किए गए थे इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। लखनऊ पैक्ट में डिमांड किया गया था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में एडिशनल मेंबर्स को 150 कर दिया जाए, जिनमें कि 75 इंडियंस होने चाहिए और इन 75 इंडियंस के 1/3 यानी कि 25 मुस्लिम्स होने चाहिए। इसी के रिप्लाई में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में सेंट्रल लेजिस्लेचर को बाईकैमरल कर दिया गया। अब सेंट्रल लेजिस्लेचर में होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लेजिस्लेटिव असेंबली में 144 मेंबर्स कर दिए गए थे, वहीं काउंसिल ऑफ स्टेट में कर दिए गए थे 60 मेंबर्स। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की टर्म थी 3 इयर्स, वहीं काउंसिल ऑफ स्टेट के मेंबर्स की टर्म्स थी 5 इयर्स। इस लेजिस्लेटिव असेंबली के 103 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाना था और 41 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाने थे बाय द गवर्नर जनरल। ऐसे ही काउंसिल ऑफ स्टेट में 27 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाने थे और 33 मेंबर्स इलेक्ट किए जाने थे। आइए अब देख लेते हैं क्या थे इलेक्टोरल प्रोविजंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और भी एक्सटेंड कर दिया, और अब सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए गए थे नॉट ओनली टू द मुस्लिम्स बट ऑल्सो सिख्स, यूरोपियंस एंड एंग्लो इंडियंस। आइए अब जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में क्या चेंजेस किए थे। प्रोविंशियल लेवल पे सबसे बड़ा और मेजर चेंज किया गया था इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी। डायरकी मतलब डबल गवर्नमेंट। 1919 एक्ट ने प्रोविंशियल लेवल पे एक डबल गवर्नमेंट क्रिएट कर दी थी। डबल गवर्नमेंट से ये मतलब है कि प्रोविंशियल लेवल पे 2 लॉ मेकिंग बॉडीज़ को सेटअप कर दिया गया था। जैसा कि हमने आपको पहले लेक्चर में भी बताया था कि एडमिनिस्ट्रेशन को 2 लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया था, सेंट्रल लिस्ट एंड प्रोविंशियल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स थे, प्रोविंशियल लिस्ट में 50 सब्जेक्ट्स थे। अब प्रोविंशियल लिस्ट के इन 50 सब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। पहली कैटेगरी थी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और दूसरी कैटेगरी होती थी रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में लॉ मेकिंग बॉडी थी गवर्नर विद द हेल्प ऑफ इंडियन मिनिस्टर्स, वहीं रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स की कैटेगरी में लॉ मेकिंग बॉडी बनाई गई थी गवर्नर्स विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने प्रोवाइड किया था सेल्फ गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। इस एक्ट ने इंडियन पीपल को पावर दी कि वो एडमिनिस्टर कर सकें, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज ग्रेटली रिड्यूस्ड। आइए अब ब्रीफ में जान लेते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोविजंस। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ने पहली बार कंट्री में डायरेक्ट इलेक्शंस को इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि इसमें वोटिंग राइट्स बहुत ही कम पॉपुलेशन को दिए गए थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में ये भी कहा गया था कि इनका रिव्यू किया जाना चाहिए आफ्टर 10 ईयर्स, और इसी के बेसिस पर साइमन कमीशन का गठन किया गया था इन 1927।
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया। आइए ब्रीफ में देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कुछ सिग्निफिकेंस। इस एक्ट की वजह से इंडिया में पहली बार डायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे थे और इसी वजह से सिग्निफिकेंस ऑफ वोटिंग भी लोगों को समझ में आ रही थी। साथ ही वुमेन्स को भी राइट टू वोट पहली बार दिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी इंटेंशन शो की थी ऑफ द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। इन रिफॉर्म्स के थ्रू सेल्फ गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट पॉलिसी का पार्ट बन गया था और इसीलिए नेशनलिस्ट की या होम रूल लीग की ये डिमांड को अब सेडिशन का नाम नहीं दिया जा सकता था। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब आप इस लेक्चर के PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।